नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में सत्ताधारी विधायकों का बीजेपी प्रेम कुछ इस कदर हावी रहा कि उन राज्यों में बीजेपी के चुनाव में हार के बाद भी कुछ वक्त में सरकार बनी और सरकार चली। अब इस प्रेम को क्या नाम दे, यह कांग्रेस और बीजेपी तय कर दे। लेकिन अब यही प्रेम हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता में चलती सरकार से बाहर करने की स्थिति में आ चुका है। राज्यसभा वोटिंग में बीजेपी कांग्रेस को गच्चा दे चुकी है। अभिषेक हो नहीं पाया और सिंघवी सियासी चक्रों में ऐसे फंसे कि राज्यसभा जाने का सपना ही रह गया। लेकिन इसने कांग्रेस की सत्ता की कुर्सी के पायों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहां हाथ से खिसकती सरकार को बचा पाना कांग्रेस के लिए संभव है या नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर। 43 में से 34 ही विधायक रह गए, बाकी उनके खिलाफ हो गए, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। तो सत्ता को दरअसल हथियाना कौन चाहता है? अगर अंतर्द्वंद इतना हो, अगर पार्टी के अंदर दो धड़े हों और दोनों धड़े चाहते हों कि उन्हीं का नेता मुख्यमंत्री हो, तो फिर क्या वाकई में इसके लिए दूसरी पार्टी को दोष दिया जा सकता है? बहरहाल, इस पर बात करूं उससे पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर आंकड़ों के गणित को समझिए। 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कांग्रेस के 40 हैं, बीजेपी के 25 हैं, निर्दलीय 3 विधायक हैं। अब कांग्रेस के 40 में से 6 ने राज्यसभा में वोटिंग नहीं की, 1 इस्तीफा दे चुके हैं मंत्री पद से, यानी कि 7 को घटा लीजिए 33, और 3 निर्दलीय भी बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के ही संपर्क में। अब सरकार बनाने के लिए 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के लिए वोट डाला और कांग्रेस उम्मीदवारों की संख्या 34 रही। अब विक्रमादित्य सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सहित 7 विधायक बागी तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन गणित सिर्फ इतना सा नहीं है। गणित यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में अगर व्हिप का उल्लंघन किया गया तो क्या सभी विधायकों की विधायकी जा सकती है? क्योंकि अगर विधायकी गई तो फिर 68 में से 6 घटा लीजिए, बचेंगे 62 और बहुमत के लिए चाहिएंगे 32। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास वर्तमान में भी 33 विधायक हैं। तो क्या विधायकी जाने से कांग्रेस की सरकार बचेगी और क्या अपने ही विधायकों की विधायकी लेकर उस गुट के अंदर असंतोष को कांग्रेस और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। राजकुमार जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि देश के लिए न्याय की मांग करते करते उसको यह नहीं पता चल रहा है कि पार्टी में उसके कार्यकर्ता, उसके नेता क्या न्याय मांग रहे हैं और वो खुद के साथ अन्याय होता महसूस कर रहे हैं? उनको सुनकर संतोष करके न्याय करके उनको पार्टी में रोक लिया जाए, क्या इस स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है? विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का अथक प्रयास, पूरा प्रयास ताकत लगा करके, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला बुला के, और देश के प्रधानमंत्री, पूरी बीजेपी लगी हुई है। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को कहती बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी को खत्म करो। हमारी हिमाचल में सरकार थी, राज्यसभा चुनाव हुए, कुछ विधायकों ने उधर वोट दिया और हमारा राज्यसभा का सांसद बनने से रह गया। और ये कब पता चला आपको सर? ये 9 साल से चल रहा है, ये सिलसिला 9 साल से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी कमजोरी दिखती है, वहां लगातार ये काम करती आ रही है। हिमाचल में 6 विधायकों ने आपके ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कब जानकारी लगी आपको? इशारे तो हो गए थे, लेकिन परिणाम आने पर पता चला कि हमारे विधायकों ने उनको वोट दे दिया और हमारा सांसद बनने से रह गए। और इसी डर की वजह से सोनिया गांधी हिमाचल की जगह राजस्थान से आ गई, क्योंकि ये सेफ सीट थी। आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हिमाचल से इसलिए राजस्थान आ गए कि उनको लगा कि वहां डैमेज होगा, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। अब मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है सर, अगर आपके सबसे बड़े नेता भाग रहे हैं, उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, उन विधायकों से बात नहीं कर रहे और ये नहीं कह रहे कि मैं यहां से चुनाव लड़ने वाली हूं, आपको मेरे लिए वोट करना पड़ेगा, तो पार्टी में बचा कौन है फिर? विजेंद्र जी, हमारे नेता भाग नहीं रहे,
हमारे नेता तो सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान में सड़कों पे पैदल चल रहे हैं जी। सिंगल टी शर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर बैठे बैठे सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके और सरकारें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और जो बार बार रंग बदलते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उनके साथ साठगांठ कर रहे हैं। तो बिहार का उदाहरण आपने लेटेस्ट देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रेंड पे चल रही है वो ट्रेंड देश के हित में नहीं है। भले ही आज ये सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं या हो जाएंगे, अन्य महाराष्ट्र में आपने देखा भाई, क्योंकि आपके साथ आपकी ही पार्टी के नेता भविष्य देख ही नहीं रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं कि जब कहते हैं कि 4-4 महीने तक मिलने का मौका नहीं मिलता है, वक्त नहीं दिया जाता है। जब आपके नेता मिल ही नहीं रहे हैं तो शिकायत किसको की जाए। और नीतीश कुमार आज तो बड़े बुरे लग रहे हैं। जब वो INDI की बैठक ले रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे थे, राहुल गांधी उनको कॉफी पिला रहे थे, तब वो बुरे नहीं लग रहे थे। नीतीश कुमार बुरे नहीं लग रहे थे। नीतीश कुमार तो पहले भी ऐसे ही थे, परसों भी ऐसे ही थे। उनका आचरण देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी गोदी में बिठाया, ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथन और करने में कितना सर, वो अंतर तो है। फिर भी आपके नहीं थे, आपके नेता जाकर बैठ रहे हैं, उनको रोकने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे एकलव्य सिंह जी, कब तक ये कहा जाए कि भाई बीजेपी मजबूत है, बीजेपी प्रलोभन दे रही है, जब दोष अपने अंदर हो और अपने अंदर झांकने की कोई कोशिश ही ना करे तो कब तक दोष दें। एक जगह हो सकता है इत्तेफाक, 2 जगह हो सकता है, मैं दर्जन भर चीजें गिना दूंगा जहां कांग्रेस से छिटक कर बड़े बड़े नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मेरे विचार में किसी भी पार्टी को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहला होता है संगठन। संगठन के नाम पे इनके ये हालात हैं कि ये खुद को संगठित रख नहीं पा रहे और ये इंडी अलायंस बनाने चले थे। दूसरी होती है विचारधारा। जैसे भाई आपने सुना होगा ना कि बीजेपी इतने सालों से कहती रही कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। आज इनकी विचारधारा बस इतनी है कि मोदी को हटाना है किसी भी कीमत पे और सत्ता पाना है। तीसरा होता है नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। लीडरशिप के नाम पे अभी हमने सुना कि सिंगल टी शर्ट में नेताजी घूम रहे हैं 45,000 की टी शर्ट पहन के। लेकिन उस टी शर्ट को पहन के साहब, जब देश का लोकसभा चुनाव इतने निकट है तो आज की डेट में आप कहां पे हो, क्या कर रहे हो? आप न्याय यात्रा बोलते हो, आपकी पार्टी में किसके साथ न्याय हो रहा है और अन्याय हो रहा है ये आपको पता नहीं है। तो मेरा तो मानना विजेंद्र जी बड़ा सिंपल है कि साहब आप अपने गिरेबान में झांक के देखो। बीजेपी ने यदि लीगली गलत किया है कुछ तो वो कोर्ट्स देख लेंगी, और अगर मॉरली कुछ किया है तो वो जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। जी विकास बारहट जी, बीजेपी की फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी, यही है सर? यही है। हाँ, इसको क्यों भाई बाहरी जोड़ो पार्टी बनाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूं विजेंद्र जी कि आज के समय भारत में 2 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही है। एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, जो कहती है कि माँ भारती को उसके उस वैभव को वापस लौटाना है, जो खोया हुआ वैभव था उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे सीमाओं के अंदर हो चाहे सीमाओं के बाहर हो, आंतरिक सुरक्षा हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर साख हो, हर एक चीज़ को प्रतिबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दूसरी कांग्रेस पार्टी, जिसका एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार वैभव को वापस लौटाया जाए, लेकिन माँ भारती से सरोकार नहीं, एक परिवार के वैभव को वापस लौटाना है, उस परिवार के ऐसे व्यक्ति के वैभव को वापस लौटाना है जो बार बार फेल्योर साबित हुआ। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितने दिन टैलेंटेड मार्केटिंग मैनेजर यहां पर रहेंगे? कितने नेताओं को आप देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, सचिन पायलट हुए, वहां पर प्रतिभा सिंह जी हुई, उनके बेटे हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, और ऐसे दशकों नेता आपके पास भी लिस्ट होगी जिन सबको नीचा दिखाया गया, सबको दबाने का काम किया गया सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी हीरो लगे, राहुल गांधी जी उठाए जाए। और देखिए लोकतंत्र के इतने दशकों बाद क्या बातें हो रही है। उनको प्रधानमंत्री बना दो क्योंकि वो टी शर्ट के अंदर सर्दी में घूम रहे हैं, एक को प्रधानमंत्री बना दो क्योंकि नाक दादी से मिलती है। बीजेपी का मतलब अब बाहरी जोड़ो पार्टी हो गया है। मैं आपको वही कर रहा हूं विजेंद्र जी, बाहरी जोड़ो पार्टी नहीं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो नेता वाकई में देश का विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत की जनता को उनका न्याय मिले, वो नेता कितने दिन इस दमित सोच के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ, वो जुड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की इस विकास यात्रा के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनका स्वागत करेगी? और दूसरी बात, राहुल गांधी को कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? दिन पहले तक पानी पी पी कर कोसा जा रहा था,
जिनमें हजारों अवगुण तराशे जा रहे थे, जिनके खिलाफ मैंडेट मांगा जा रहा था, आज वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप आइए तो सही, मालाएं लेकर खड़े हैं हम लोग। नहीं, मालाएं लेके हम नहीं खड़े हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, हमें किसी परिवार को नहीं पढ़ाना, हम राष्ट्र निर्माण के लिए चले विजेंद्र जी, और जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने के लिए आता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। हम नहीं ये मानसिकता रखते कि वो कांग्रेस के साथ थे तो हमारे विरोधी हैं, हम नहीं ये मानसिकता रखते। क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी ये भी मंच से कहेगी कि जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिनके खिलाफ आपको वोट डालने के लिए कह रहे हैं, जिनके खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे रहे हम कि चुनाव अगर वो जीत गए तो उनको हम अपनी पार्टी में लेकर आ जाएंगे, ये कहेंगे मंच से? विजेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं, भारतीय राजनीति में जो भी नेता है सबका सम्मान है। हम एक विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं और देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये विचारधारा यूं कैसे बदलती है सर नेताओं की? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। कल उधर है आज इधर है। आप मेरी बात सुनिए सर, पार्टियां बहुत हैं, पार्टियों के अंदर लोग भी बहुत हैं, हो सकता है महत्वाकांक्षा से हो सकता है राजनीतिक अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब उनको एहसास हो कि हम गलत हैं, जब उन्हें लगे कि हमारी पार्टी गलत दिशा में जा रही है और वो देश के अंदर देश को आगे ले जाने में योगदान दे सकते हैं, तो क्या आप बताइए, क्या उन लोगों का योगदान देश के लिए नहीं लेना चाहिए? आप बताइए। और ऐसे लोग जब संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ खुद आके और हजार कारण वो पब्लिक के अंदर आप लोगों के माध्यम से बताते हैं। कल महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय है, उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर में जाने से रोका गया। आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति का जो हिंदू धर्म से सरोकार रखता है, क्या उसका मन नहीं पसीजना चाहिए था? उन्होंने साहस दिखाया और भाजपा के साथ आए, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमने खुले मन से अपनाया है, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, जनता की सेवा करें। परिवारवाद की राजनीति हमने नहीं करी, कभी खुद को आगे रखने की राजनीति हमने नहीं करी, भ्रष्टाचार की राजनीति हमने नहीं करी। यहां एक ही एजेंडा है, अंत्योदय, अंत में खड़े व्यक्ति का उदय, ना कि किसी परिवार का उदय। और जो भी इस विचारधारा से मेल खाता है, ये है कि अंतिम पार्टी का वो कार्यकर्ता भी जोड़ लिया जाए बीजेपी के साथ जो कहीं दूर खड़ा हुआ है। नहीं, जोड़ दिया जाए नहीं विजेंद्र जी। मैं आपको क्या कर रहा हूं, आप समझिए, आप एक सोच लेके चलते हैं, जिस सोच से अगर पूरा विश्व आपको सम्मान की नजर से देखता है, तो क्यों नहीं भारत के अंदर व्याप्त पार्टियों के लोग भी उस सोच के साथ आएंगे? स्वाभाविक आएंगे ही। दूसरी बात, इनका नेतृत्व है। आपको भाई विकास जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं जी, भाई आप मान रहे हैं ना कि आपकी विचारधारा पोषित हो रही है, आप ये भी मान रहे हैं ना कि फिलहाल भारत को बीजेपी की जरूरत है, आप ये भी मान रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आप ये सब मान रहे हैं ना? मेरे और आपके मैं यही तो कह रहा हूं भाई, मेरे और आपके मानने से चुनाव के दौरान आप कह दीजिए ना कि हमें आज कोई गारंटी नहीं भाई कि जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिसके खिलाफ आपसे वोट मांग रहे हैं, कल अगर वो जीत गया और हमारी विचारधारा से अचानक जुड़ गया तो फिर हम जोड़ लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि जितनी भी पार्टियां गठित हुई हैं, जो आज इंडी अलायंस का रूप धर रही हैं, ये सब पार्टियां कहीं ना कहीं तो कांग्रेस से ही अलग हुई। हमारे से तो अलग होके गई नहीं, कांग्रेस से अलग होके गई और एक दूसरे को कोसते रहे दशकों तक, एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप पार्टी दिल्ली की जो है, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, और आज वो क्यों एक है? क्या प्रतिभा सिंह को माने कि आप मुख्यमंत्री बनाएंगे शिंदे की तरह? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वहां की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, इसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व की और वहां के प्रदेश नेतृत्व की पैनी नजर है। जो भी जनता के हितों में होगा वो एकलव्य जी, इससे नीचे तो क्या ही ऑफर होगा, बाकी तो सब है ही उनके पास। देखिए, मैं मानता हूं विजेंद्र जी कि अल्टीमेटली दोनों जो वहाँ पे जो गुट हैं, जब उनमें डिवीजन होगा तो सबसे पहले तो अभी अगर वहाँ की सत्ता ही जा रही है तो पहले तो कांग्रेस आपस में डिसाइड कर ले कि सत्ता जाने देनी है या नहीं, और अगर चली ही जाती है तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि प्रतिभा सिंह जी को या उनके बेटे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो फिर बीजेपी के साथ जुड़ के सरकार बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर वो अलग हो क्यों रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं ना क्योंकि जो वो अपना अधिकार समझते हैं और समझते हैं कि जनता के लिए उन्होंने जो सेवा करी है उसके लिए जो भी उन्हें मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिला तो फिर वो कांग्रेस से अलग ही क्यों होंगे? ठीक है एकलव्य जी, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हिमाचल एडिटर शशिकांत जी जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, वोटों का गणित, आंकड़ों का गणित विधानसभा में क्या वाकई में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर रहा है? देखिए, अस्थिर का जहां तक सवाल है, अभी जो वोटों का गणित है वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया है, क्योंकि इन्होंने बजट को पास कर दिया, बजट पारित हो गया है, और बजट पारित होने के साथ ही इन्होंने एक तरह से अपना बहुमत साबित कर दिया है। क्योंकि बजट पारित करने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी उस पार्टी के साथ है जो पार्टी अभी सत्ता में है। तो फिलहाल जो कांग्रेस सरकार के ऊपर, सुक्खू सरकार के ऊपर संकट था, वो संकट के बादल अभी हट गए, और कुल मिला के स्थिति है कि 3 महीने तक अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी उनके अगेंस्ट नहीं आ सकता, जो कानूनी रूप में कहा जा रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहें तो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो सुक्खू सरकार 34 के बहुमत पे टिकी हुई है, क्योंकि वो 6 विधायकों को अगर बाहर कर दिया जाए तो
34 विधायकों का समर्थन फिर भी सुप्पू सरकार के साथ है जी। और इसी वजह से वो बजट को पारित करने में सफल रही है। तो आंकड़ों के हिसाब से सुप्पू सरकार अब एक अच्छी स्थिति में है और बेहतर स्थिति में, और फिलहाल राहत की सांस वो ले रही है। तो शशिकांत जी, एक और सवाल मेरा, क्या पहले से ये जानकारी थी कि आज बजट को पारित किया जाएगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंदर शायद बीजेपी थी नहीं। बीजेपी का पहला ये था कि ये बजट को पास नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्मूथ पैसेज दे दिया वो सबके लिए हैरानी की बात है। और बीजेपी को ये लग रहा था कि बजट पास नहीं कर पाएगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को बाहर रख के बजट पास कर लिया। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि बजट पारित होगा, और कहा जा रहा था कि बजट के पारण के समय ही ये सरकार गिर जाएगी जी। लेकिन ये जो वित्तीय विधेयक था इसको पारित करने में सुप्पू सरकार सफल रही है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि फिलहाल जो संकट था, संवैधानिक संकट जो सरकार के सामने था, वो खत्म हो चुका है। एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि व्हिप का उल्लंघन हुआ है राज्यसभा में, अगर अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चले जाएं तो ये व्हिप का उल्लंघन होता है। ऐसे में अगर पार्टी चाहे तो विधायक ले सकती है। आपको लग रहा है कांग्रेस इस दिशा में बढ़ेगी आगे या उनको मनाने की कोशिश करेगी? शशिकांत जी। शशिकांत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है राजकुमार जी, ये सवाल आपसे भाई, उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए करेंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने जाने नहीं दिया राज्यसभा, या इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे कि डर है कि कार्रवाई हो गई तो 3 महीने बाद कहीं ऐसा ना हो कि सरकार चली जाए? ठीक है विजेंद्र जी, अभी भी आपके चैनल पे पता चला कि सरकार तो जाने से बच गई है, बजट पास हो गया और कांग्रेस पार्टी उसमें अधिक मत होने के कारण बजट पास करा पाई है। तो जो एकाएक जो डर था कांग्रेस पार्टी का कि सरकार गिर सकती बजट के दौरान, वो डर तो खत्म हो गया। अब रही बात विधायकों की 6 की, तो निश्चित तौर पे आलाकमान उनको मनाने का प्रयास भी कर रहा है और उनको डांट फटकार भी लगाई जाएगी। अगर वो डांट फटकार से राजी मान जाते हैं तो बेहतर है, अगर वो नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे कि पार्टी में दोबारा कोई कार्यकर्ता, दोबारा कोई विधायक इस तरह की हरकत नहीं करे, जिससे राज्यसभा चुनाव में हमको एक सांसद का हमको एक नुकसान हुआ। हो गया ना सर, लबे लबाब की मतलब अगर ये काम जो सत्ता जाने के डर से अभी हुआ, अगर 10 दिन पहले हो जाता तो हमारे देश के माननीय सबसे महंगे वकील साहब को इतनी सस्ती हार का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, डांट टपट में क्या वो नकारा निकम्मा गद्दारी करेंगे क्या वहां भी जैसे? नहीं, लेकिन इससे बड़ा और क्या पार्टी के खिलाफ कोई जा सकता है राजकुमार जी, कि भाई आपके सबसे बड़े नेता जिन्होंने ना जाने कोर्ट में कितनी बार आप लोगों की पैरवी की होगी, जमानतें कराई हैं राष्ट्रीय नेताओं की, उनके खिलाफ भी वोट डाल दिया गया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की जमानतें कराई हैं, जिन्होंने ये देश पिछले 9 साल से किस दिशा में जा रहा है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि इस देश में सारी परंपराएं टूट रही है। इस देश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकता है, भ्रष्टाचारी वहां जाकर के पाक साहब हो सकता है, बड़ी लॉन्ड्री मशीन बन सकती है। परिवारवाद वाली पार्टी के नेता को ये शामिल करे तो परिवारवाद दर-दर भटक रहा है। भ्रष्टाचारी पार्टी कहने वाले लोगों को जो है गली-गली भटकना पड़ रहा है, हो जाता है। टी-शर्ट पहन के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी परंपरा लगातार इस मिशन पे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष को इतना तोड़ो। अभी आपने देखा राजकुमार को आपके चैनल ने दिखाया कि मुलायम सिंह जी के जो बेटे हैं उनको भी सीबीआई का नोटिस पहुंचा है। तो लगातार भ्रष्टाचार करोगे तो नोटिस नहीं जाएंगे। देश की गाड़ी कमाई का पैसा खाओगे, नोटिस नहीं जाएंगे। ये चुनाव कांग्रेस वाला राज थोड़ी है। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, भाई मैं जो सवाल कर रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैं जो सवाल कर रहा हूं, आप सोचिए यही वो 6 विधायक हैं जिनके डर से सोनिया गांधी हिमाचल ना जाकर राजस्थान आई हैं। आप सोचिए जरा, यही वो 6 विधायक हैं जिनकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं जा पाए। आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है डांट फटकार देंगे। कौन डांट फटकार देगा? राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है और कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा, कौन फटकारेगा? सर गहलोत जी तो हमारी अनुशासन समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति निर्णय लेगी कि उनके ऊपर क्या खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्या पक्ष में कार्रवाई करनी है, या अनुशासन समिति तय करेगी। ये इस वक्त मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन निश्चिंत रहे कांग्रेस पार्टी ने वहां जनता के आशीर्वाद से और विधायकों के आशीर्वाद से पुनः विश्वास मत हासिल किया है। अनुशासन समिति निर्णय लेगी। इनके यहाँ पर तो 2 बार ऐसा हुआ राजस्थान में। एक बार तो सचिन पायलट जी लेके चले गए विधायकों को सरकार गिराने के लिए, जब नाकारा निकम्मा गद्दार हुआ था। और दूसरी बार जी को संभाल लो, ज्यादा अच्छा होगा। वसुंधरा जी अच्छे से, सतीश पूनिया जी को संभाल लो। सतीश पूनिया जी बहुत अच्छे से है, आपकी तरह नहीं होता हमारे यहाँ। राठौड़ साहब बहुत अच्छे से, राठौड़ साहब को संभाल लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से। आडवाणी जी बड़े-बड़े नेता, हिंदुस्तान के राज्य के बड़े-बड़े नेता परेशान हो रहे हैं। आप छोड़िए, जमाने में हमसे भी बात होती है। अरे आप छोड़िए ना, हमसे भी बात होती है। तो आपकी तरह जिस दिन हो जाए ना, मैं यही बैठा हूँ, आप बता दीजिएगा जिस दिन आपकी तरह नाकाम
निकम्मा गद्दार हो जाए ना हमारे यहाँ, आप बता दीजिएगा। मैं यही हूँ जिस दिन आपकी तरह नाकारा निकम्मा गद्दार हो, बताइए। सवाल ये था विजेंद्र जी, मैं जवाब में क्या करेंगे, जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं। इनकी बात का जवाब दे दूं। अनुशासन कमेटी की बात कर रहे थे, तो सचिन पायलट जी गए जब नाकारा निकम्मा गद्दार हुआ, तब उनको तो बनाया, आपको पता ही है केंद्र के अंदर क्या क्या पदों से नवाजा गया है। दूसरी बार अशोक गहलोत जी चले गए थे, तनोट चले गए थे और सारे विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। तब भी ये कमेटी गठित हुई थी, इनके पर्यवेक्षक जो इतने छोटे छोटे मुंह लेके गए थे, आपको तो याद होगा। तब भी ये कमेटी गठित हुई थी। उन लोगों को क्या किया गया? वो शांति धारीवाल जी को टिकट मिली, प्रताप सिंह जी को भी टिकट मिली, महेश जोशी जी को किन कारणों की वजह से नहीं मिली वो आपको भी पता है। तो अनुशासन कमेटी और ये सब खोखली बातें तो छोड़िए। विकास अब हिमाचल में क्या करेंगे? जो हिमाचल में तो नहीं हुआ। हिमाचल में मैं आपको बताऊं, इनकी आंतरिक फूट, इनकी आंतरिक फूट, अरे हम क्यों खाएंगे उल्टे मुंह की? आप ही के लोगों ने बगावत करी है, आप ही के लोगों ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, हम उल्टे मुंह की खाएंगे? लड़ाई खुद की हो रही है और उल्टे मुंह की हम खाएंगे। संभल खुद का खून बनी रहा और पड़ोसियों के ऊपर दोष थोपते हो। शर्म नहीं आती आपको? लोग आपके परिवार के नहीं संभल रहे और पड़ोसियों के ऊपर दोष बोल देते हो। लोग आपके परिवार के नहीं संभल रहे। अरे आप लायकों को दबाओगे। हिमाचल भाई आपके विधायकों की वजह से असुरक्षित है। बीजेपी ने थोड़ी ना किया है। बीजेपी की वजह से थोड़ी ना है। बीजेपी के जा रहे हैं, आपके प्रेम जता रहे हैं, आपके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी के थोड़ी ना दे रहे हैं। एकलव्य जी, आपको लग रहा है कि अब प्लान बी जो 3 महीने बाद शुरू होगा उस पर काम होगा? अभी आप बात कर रहे थे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जहन में आई कि भाई इससे होगा क्या। तो अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अपने गहलोत जी हैं, आज आपने सुना हो शायद, ट्विटर पे मैंने देखा था कि आज जोधपुर में नारे लगे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। तो अपने गहलोत जी, वैभव जी की नैया पार लगाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं अपन देख ही रहे हैं। तो अभी ये हिमाचल का भी एक इम्पैक्ट ये तो होगा कि गहलोत जी कम से कम ये कह सकेंगे कि साहब सोनिया जी को पूरे हिंदुस्तान में किसी पे अगर भरोसा था जो उन्हें राज्यसभा में लाके बैठा सकता है तो वो अशोक गहलोत ही है। तो अपने राजस्थान में भी इसका इम्पैक्ट तो है ही। जी ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल बजट पारित हो गया है, यानी कि हिमाचल की सरकार फिलहाल 3 महीने के लिए बच गई है, उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल था अनुशासनात्मक कार्रवाई का। वाकई में कांग्रेस हिम्मत दिखा पाएगी? ऐसी स्थिति में मुझे कांग्रेस हिमाचल में वर्तमान में दिखाई नहीं देती।